अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हंटिंगटन साहब जो हैं ये वेस्ट के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इनकी एक किताब है द क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस। इसमें ये एक बहुत ही बड़ी एक इनकी शोराए आफाक किताब है। इसके अंदर उन्होंने दुनिया के डिफरेंट जो तहजीबें हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, यानी ये मुल्कों को एज अ मुल्क नहीं देखते, मुख्तलिफ मुल्क हैं लेकिन वो उनके जो अंदर नज़रिया जो सिविलाइजेशन है उनके रूप में देखते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो आगे की जंगें होंगी ये सिविलाइजेशंस के दरमियान होंगी, ये इस तरह मुल्कों के दरमियान नहीं होंगी, सिविलाइजेशंस के दरमियान होंगी। इंडिया के अंदर तहजीबों के तसादुम क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस की जो बुनियाद 2014 में रखी गई थी बीजेपी सरकार के आने के बाद, ये एक छोटा सा पौधा लगाया गया जो कि अब बड़ा होकर एक तनावर दरख्त बन चुका है। ये डिवीजन अब गहरी होती जा रही है और इंडिया के टॉप की लीडरशिप इस क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस को करीब से करीब तर लाने में रोल प्ले कर रही है। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए कुछ सर्किल्स दावा करते हैं कि वो आरएसएस के नज़रिए से मुतासर थे और उन्होंने भी कई मरतबा इस तरह के ख्यालात का इजहार किया कि दुनिया में एक क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन नज़र आ रही है। मुस्लिम वर्ल्ड का उन्होंने ख़ास तौर पर नाम लिया था कि इनको चाइनीज़ जो होंगे ये सपोर्ट करेंगे और ये वेस्ट से मिलेंगे, ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड का नाम लिया था। हालांकि इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उन्होंने इनके इस बयान को रद्द करके ये इम्प्रेशन दिया था कि ना सिर्फ नेवी और एयरफोर्स बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ भी सीडीएस रावत साहब का मसला चल रहा है। एक बड़ी सख्त किस्म की डिवीज़न हमें अंदर में नज़र आई इंडियन सीडीएस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दरमियान। एयरफोर्स के साथ भी उनकी डिसएग्रीमेंट्स दुनिया के सामने थीं। एयरफोर्स को वो आर्मी के ही अंडर ला के उसकी एक सपोर्ट विंग बनाना चाह रहे थे सीडीएस रावत साहब, जिसका उन्होंने ओपनली इजहार भी किया था और इंडियन एयर चीफ ने इस उनके बयान को पब्लिकली रद्द कर दिया था और ये साबित कर दिया था कि आर्मी और एयरफोर्स के दरमियान भी दाल में कुछ काला है, दोनों में एक पावर स्ट्रगल चल रही है। रावत साहब जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्लान पे काम कर रहे थे उसके अंदर ये चीज़ शामिल थी, एयरफोर्स का रोल उन्होंने आर्मी के अंडर में लाना था। और फिर अजीब बात देखें कि जब उनका हेलीकॉप्टर गिरता है तो इस वाक़े का ऐलान भी कोई और नहीं, एयरफोर्स वाले करते हैं ट्विटर हैंडल से अपने, और वाक़े की इंक्वायरी भी कौन कर रहा है, खुद एयरफोर्स के ऑफिसर कर रहे हैं। और मीडिया में श्रद्धांजलि, भारत माता की जय, वीर सपूत, ये तो वो ड्रामेबाजी, ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन नहीं डिस्कस हो रहा, तो ये नहीं डिस्कस हो रहा कि रावत साहब का हेलीकॉप्टर अचानक से टिल्ट होके बादल में कैसे गया। सीधा हेलीकॉप्टर आ रहा है, फिर टिल्ट होके और मुड़ा है और बादल के अंदर गया है, फिर बादल में क्या हुआ है, क्या उनके साथ क्या हादसा हुआ है वो डिस्कस नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ डिस्कस हो रहा है। श्रद्धांजलि, आंसू बह रहे हैं और भारत माता की जय, वीर सपूत हैं, ये हैं, मोदी साहब ने ये किया। अजब सा एक मामला चल पड़ा है वहाँ पे। इस पे बात ही नहीं हो रही मीडिया में कि हुआ क्या है उस बादल के अंदर, हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या है, इस पे बात ही नहीं हो रही। बहरहाल जी, जनरल रावत साहब के क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन वाले बयान के बाद ऐसा ही कुछ मोदी साहब ने भी कहा है कल, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया के अंदर मार धाड़ जो है और क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन है वो एक इंडिया उस तरफ जा रहा है। साफ नज़र आ रहा है मोदी साहब के इस बयान के अंदर, जो अगर आप डीपली इसको देखें तो इसमें क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन की झलक नज़र आती है आपको। कल वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा मजहबी रहनुमा के तौर पर सामने आए मोदी साहब, यानी यूँ समझे कि एक पंडित बने हुए थे, पंडित थे, लीडर नहीं थे, पंडित बने हुए थे। यूपी के इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना, तो हिंदुत्व का वोट बैंक उन्होंने लेना है, तो वो आजकल पंडित बने हुए हैं। इस सिलसिले में 325 करोड़ की लागत से एक मंदिरों का कॉम्प्लेक्स उन्होंने गंगा के घाट पे बनवाया हुआ है, उसमें डुबकी लगा के दिखाई, सबने एक किनारे पे खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाई कि क्या डुबकी मारी है आपने। और फिर उन्होंने कहा कि मित्रों इंडिया के अंदर ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि मित्रों इंडिया के अंदर जो है ना, तलवार के ज़ोर पर सभ्यता को बदलने की कोशिश हुई है। अब ये आरएसएस वाले जो गुंडे हैं इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इस्लाम इंडिया के अंदर तलवार के ज़ोर पर फैला है। आपने कई बार सुना होगा ये वाली लाइन आपने कई बार सुनी होगी, तलवार के ज़ोर पर फैला। और उन्होंने औरंगज़ेब का नाम लिया जो कि एक मुस्लिम रूलर थे। इनका नाम मोदी जी ने लेकर कहा कि तलवार के ज़ोर पर सभ्यता को बदलने के प्रयास हुए, यानी कि इंडिया का प्रधानमंत्री। अब ये देखें, उस मुल्क को कौन बचा सकता है जिसका खुद पीएम ये कह रहा है कि हमारे मुल्क में ना एक सभ्यता नहीं है, दो सभ्यताएं। मुसलमान जो हैं, जिसको औरंगज़ेब रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग सभ्यता है, ये अलग हैं।
आज भी ये 17वीं 16वीं सदी में रहते हैं वैसे दिमागी तौर पर। मुसलमान जो हैं ये अलग सभ्यता है और हिंदू अलग सभ्यता है। ये इंडिया के प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उनसे ये तासुर मिल रहा है। टू नेशन थ्योरी, वही टू नेशन थ्योरी जिसको आरएसएस भी मानती है कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, और वो भी मानते हैं कि तलवार के दौर पर इंडिया के अंदर इस्लाम को फैलाया गया। हालांकि दिस इज़ अटर नॉनसेंस, दिस इज़ रबिश। देखिए अगर ऐसा होता ना तो मोदी जी नहीं होते, मुसलमान होते, या मैं आपको बता दूं मुसलमान होते। उनके पूर्वजों को कैसे छोड़ दिया फिर मुसलमानों ने? अगर वो तलवार के दौर पर हिंदू बना रहे थे सबको, तो उनको कैसे हिंदू छोड़ दिया उन्होंने? अगर वो तलवार के दौर पर ही मुसलमान बना रहे थे ना सबको, तो आज इंडिया में 79% आबादी हिंदू है। वो कैसे हिंदू है? तलवार मुसलमान के पास थी, 1000 साल हुकूमत उन्होंने की, तो फिर किधर गई तलवार? क्या हुआ? 79% क्यों है हिंदू? ये सोचने की बात है ना, ये लोगों को सोचना चाहिए। ये वोट लेने के लिए झूठ तो बोलते हैं, लोगों के जज्बात उभारने के लिए, नेशनलिज्म उभारने के लिए अपनी माइनॉरिटी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं कि इनके जो पूर्वज थे ये अलग सिविलाइजेशन है और इन्होंने हम पे तलवार के दौर पर हमें जो है ना सिविलाइजेशन बदलने की क्या बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री हो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये खुदा ही उस मुल्क को बचा सकता है और तो किसी में ताकत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के लेवल पर इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर उन्होंने नारा मारा कि मित्रों जब जब औरंगजेब आता है ना, शिवाजी भी उठते हैं उधर से। ये उन्होंने एक नारा मारा, शिवाजी भी उठते हैं। वो 16वीं सदी में रह रहे हैं दिमागी तौर पर अब भी। तो इंडिया के मुसलमानों के लिए मोदी जी की ये जहनीत कल सारी दुनिया के सामने खुल के नजर आई। वो उनको अलग कंसीडर करते हैं, उनको अपनी इंडियन सिविलाइजेशन में मानते ही नहीं है। वो कह रहे हैं औरंगजेब वाले अलग हैं और जो हिंदू हैं वो अलग सिविलाइजेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन चेंज्ड। वो जो ट्रेडिशनली गांधी का एक इंडिया का कॉन्सेप्ट था ना, वो ख़त्म हो चुका है। तो इंडिया एक अलग तहजीब है, ज्योग्राफी की बुनियाद पे एक मुल्क है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं, ये अलग हैं बस। वो शिवाजी वाले जो है ना, बस वही तहजीब है हमारी। कल मोदी साहब ने कहा है वो असल सिविलाइजेशन हमारी वही है, उसको चेंज करने की कोशिश की गई। तो ये क्रिश्चियंस क्या हैं, ये जैनिज़्म वाले कौन हैं, ये जो सिख हैं ये कौन है भाई, ये मुसलमान कौन है? ये बस शिवाजी वाली तहजीब इंडिया की तहजीब है, तो बाकी कौन है? ये सोचने की बात है। इंडिया की 25 करोड़ लोग विरोधी तहजीब के लोग हैं। मतलब इससे तो यही तासुर मिल रहा है ना, वो शिवाजी वाले सही हैं, बाकी जो थे दूसरे वो तो 25 करोड़ विरोधी हैं। और यही विरोधी तहजीब वैसे बांग्लादेश के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है। ये आप बात नोट कर लें। 2021 में भी मोदी जी शिवाजी वाले ज़माने में ज़िंदा रहते हैं। वैसे उनको दिमागी तौर पर उनको ये लग रहा है कि मैं आज भी उस ज़माने में हूँ, उस ज़माने का कोई नेता हूँ। वैसे मोदी जी जिन मराठा रूलर्स का मिसाल दे रहे थे ना, शिवाजी मराठा रूलर था जिनका ये मिसाल दे रहे हैं ना, पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली, जिसपे पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल जिसके ऊपर नाम रखा हुआ है, पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से बुरी शिकस्त खा के रिट्रीट कर गए थे मराठे। तो सवाल ये है कि अब्दाली ने फिर तलवार के दौर पर सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? भाई विक्टोरियस था ना, कर सकता था, तलवार भी उसके पास थी, रूल उसके पास था, फौज उसके पास, और वो विक्टोरियस है। उसने उसके साथ जो फौज लड़ रही थी उसके अगेंस्ट में, वो तो डिफीट खा के भाग गए, फातेह था, तलवार भी उसके हाथ में। तो फिर आज भी मराठे अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत हिंदू क्यों है? 79% इंडियंस जो हैं वो हिंदू क्यों हैं? तलवार वाली थ्योरी जो है ना, ये कौन बेवकूफ़ फैलाता रहा है हिस्ट्री में? इस पे तहकीक की ज़रूरत है इंडिया के अंदर कि किसने फैलाई हुई है। अलबत्ता फौरी तौर पर जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो CDS रावत साहब के केस पे होनी चाहिए। ये एक बड़ा वाक़या हुआ। इंडिया की मिलिट्री की जो डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो सकती हैं पूरी की पूरी। यानी कि इंडिया का जो रावत साहब ने एक प्लान किया था ना रिफॉर्म्स, ये सारे के सारे रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि ना मीडिया में कोई बात कर रहा है, ना कोई बड़ी इस पे आला लेवल की तहकीकात हो रही हैं। एयरफोर्स सिर्फ इस पे काम कर रही है, इंडियन मीडिया भी इस पे खामोश है, या उनको कहा गया है कि आप चुप रहें, ज़्यादा बात नहीं हो रही। अजब बात है, ये इतना बड़ा इंडिया की हिस्ट्री का वाक़या हुआ है, इंडिया का पहला CDS, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन न जाने क्यों बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है मामला। इंडियन मीडिया में इस वक्त बिल्कुल इस पर बात ही नहीं हो रही। और उससे भी ज़्यादा अजब बात यह है कि अब तक नया CDS, उसका नाम भी सामने नहीं आया। ये सब मिस्टीरियस बातें हैं कि इतने एक अहम तरीन पोस्ट जिसके अंडर में इंडियन फोर्सेस की प्रोक्यूरमेंट आती है, जिसके अंडर में इंडियन फोर्सेस के न्यूक्लियर हथियार आते हैं, इतनी बड़ी वो जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है कई रोज से। तो ये प्रोक्यूरमेंट कैसे हो रही होगी? कौन कर रहा होगा प्रोक्यूरमेंट? यानी CDS के बना इनके अंडर आती थी ना हथियारों की खरीदारी, ये सब वो कर रहे थे। कौन कर रहा होगा?
फिर वो जो जंग के वक्त अगर जंग छिड़ जाती है, सो चाइना अगर फ़र्ज़ करें हमला कर देता है, तो उसमें जो CDS रावत की जिम्मेवारियां थे वो कौन निभाएगा भाई? तो CDS की पोस्ट खाली पड़ी है, फैसला नहीं हो पा रहा कि अगला CDS किसको रखें। रावत साहब के जो कैलिबर का बंदा था ना, जो कि बीजेपी के बहुत करीब माने जाते हैं, वो मोदी साहब को मिल नहीं रहा फौज में। असल में इस वजह से डिले हो रही है, और ये जो क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन वाली बातें इलेक्शन की वजह से हो रही हैं, इसको साइड पे रखना चाहिए। इंडिया का इशू ये है नहीं, तो शिवाजी राव तो फिर वो औरंगजेब, भाई उनको मरे खप्पे ज़माना हो गया, छोड़े उनको। इंडिया के आज के इंडिया की बात करें, जो आपके सिटीजन हैं अपने, वो अलग सिविलाइजेशन नहीं है, मतलब वो इंडिया में ही है, उसको आप इंडियन ट्रीट करें, उनको आप अलग नज़रिए से मत देखें।